नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम लोगों ने उपराष्ट्रपति तक टोटल पढ़ लिया था। और उससे पहले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं, आपका संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़ चुके हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, नागरिकता हम लोगों ने पढ़ा है, मौलिक अधिकार हम लोगों ने पढ़ा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ चुके हैं, और हम लोग अब पढ़ रहे हैं संघीय कार्यपालिका के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्रधानमंत्री से। और आज हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे और उप प्रधानमंत्री का जो पद होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना विषय। और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इंफोटेनमेंट में। तो आज का अपना सर्वप्रथम जो विषय है वह है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की यदि बात करें तो देश का जो कार्यकारी प्रमुख होता है या वास्तविक प्रमुख होता है या फिर राजनैतिक प्रमुख होता है वह आपका प्रधानमंत्री ही होता है। हम लोगों ने जब राष्ट्रपति पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि संविधान के अनुसार जो संवैधानिक प्रमुख होता है देश का वह राष्ट्रपति होता है, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो समस्त जो शक्तियां होती हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपके प्रधानमंत्री में ही निहित होती हैं और उन्हीं पर देश का प्रशासन चलाने की सारी जिम्मेदारी भी होती है। तो देश का जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वह प्रधानमंत्री का ही पद है। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री के नियुक्ति के बारे में या फिर चयन के बारे में जो है, चुनाव के बारे में कोई भी प्रक्रिया का जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। हम लोग देखते हैं कि परोक्ष रूप से हम लोग प्रधानमंत्री का चयन हर 5 साल के बाद करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोकसभा के सदस्यों का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, जिस दल को सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त होता है वही अपना नेता चुन लेता है और वही नेता जो होता है वह प्रधानमंत्री बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं सरकार का प्रधान होता है प्रधानमंत्री, या फिर वास्तविक कार्यकारी शक्तियां भी जो होती हैं वो प्रधानमंत्री में ही निहित होती हैं। संविधान में निर्वाचन या फिर नियुक्ति के लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं दी गई है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 74 में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वही प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 74 में कहा गया है। इसके अलावा देखें तो अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री जो है उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति जो होगा वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 75(2) में दिया हुआ है कि प्रत्येक जो मंत्री होगा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, तो यह मतलब आपका संवैधानिक रूप से ऐसा दिया हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप में आप देखें जो आपका रियलिटी में होता है तो वह प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही होता है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री सलाह दे दे कि भैया, राष्ट्रपति को सलाह दे दे कि आप अमुक मंत्री को अपने पद से हटा दीजिए, वो उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है या फिर वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति को यह बात माननी पड़ेगी और उनको जो है मंत्री से हटाना पड़ेगा, मंत्री पद से हटाना पड़ेगा। तो वास्तविक रूप से अगर देखें तो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही मंत्री जो है अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, लेकिन संवैधानिक रूप से देखें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री जो है वो अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो मंत्रिपरिषद जो होता है वह सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। 75 ये जो है आपका 75(2) में ही दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद जो होगा वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और यदि यहीं पर पूछ दे कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। जितने भी मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। और सामूहिक रूप से अगर देखा जाए तो मंत्रिपरिषद टोटल जो है प्रधानमंत्री सहित वह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो इसी के बाद ये जो आपका दिया हुआ है इसमें कि अनुच्छेद 75 में कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति जिसको चाहे उसी को नहीं बना सकता है प्रधानमंत्री। ठीक है, जिस दल को लोकसभा में सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त होगा उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए
चयनित करेंगे, उसी दल के नेता को, ठीक है। और इसके बारे में जो है ना, राष्ट्रपति के पास विवेक के आधार पर वो निर्णय लेने की शक्ति है। जब मान लिया कि लोकसभा का चुनाव हुआ और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसके लिए क्या किया गया था कि एक आयोग का गठन किया गया था, आपका सरकारिया आयोग का गठन किया गया था 1983 में, ठीक है। 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था कि जब किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो या फिर किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तब क्या किया जाए आखिर, ठीक है। तब सरकारिया आयोग का गठन किया गया और इसने जो है 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और कुछ सलाह दी थी, इसने कुछ सुझाव दिए थे, ठीक है। तो सुझाव क्या था कि राष्ट्रपति जो है वह सबसे पहले उस दल को उस गठबंधन को बुलाएंगे जो कि चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ था, ठीक है। चुनाव पूर्व यदि कोई गठबंधन होता है तो उस गठबंधन को राष्ट्रपति बुलाएंगे, ठीक है, अपना सरकार बनाने के लिए। वैसे अगर मान लिया कि दो गठबंधन ऐसे हैं जो कि चुनाव पूर्व बने थे, तब उन दोनों गठबंधन में जिनको ज़्यादा सीट प्राप्त होगा लोकसभा में, उनको पहले बुलाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद क्या है कि अगर ऐसा भी नहीं होता है कि कोई गठबंधन नहीं बना है चुनाव पूर्व, तो तब क्या करेंगे, तो चुनाव में जो सबसे बड़े दल के रूप में उभरता है लोकसभा में, जिसको सबसे ज़्यादा सीट प्राप्त हुआ है जिस दल को, उसको राष्ट्रपति बुलाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं होता है तब क्या होगा, तो राष्ट्रपति जो है वह चुनाव के बाद भी हुआ कोई गठबंधन हो और वह कह रहा हो, मान लिया कि चुनाव हो गया, किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है और कुछ दल मिलकर के आपस में चुनाव के बाद गठबंधन कर लेते हैं और बोलते हैं कि भैया हम जो है सरकार बनाने में सक्षम है, हमारे साथ निर्दलीय भी हैं, कुछ दल भी हैं और हम लोग जो है मिला करके अपना सरकार बना सकते हैं। तब राष्ट्रपति उस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं होता है तब क्या, नेक्स्ट जो है आपका अविश्वास प्रस्ताव लाने के संबंध में है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष लाता है और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, पारित हो जाता है और सरकार गिर जाती है, तब क्या होगा कि विपक्ष का जो नेता अविश्वास प्रस्ताव लाया है, उसी को जो है आपका सरकार बनाने का राष्ट्रपति मौका जरूर देंगे, ठीक है। तो यह 4 सुझाव जो हैं वह इन्होंने दिए थे और भी बहुत सारे सुझाव थे, इनमें से इनको मान्य किया गया था, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं अन्य मंत्रियों की तुलना में प्रधानमंत्री किस प्रकार से श्रेष्ठ होता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की इच्छा एवं सलाह से ही जो है राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री शपथ लेता है पहले और उसके बाद जो है अपने मंत्रियों को शपथ दिला देता है। वही जो है तय भी करता है कि कौन कैबिनेट मंत्री होगा, ठीक है, कौन आपका राज्य मंत्री होगा, किसको जो है स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। तो यह सब जो है आपका प्रधानमंत्री ही तय करते हैं। तो इस प्रकार से अन्य मंत्रियों की तुलना में इनका जो स्थान होता है वह श्रेष्ठ होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखें तो प्रधानमंत्री जो है वह विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय करते हैं, ठीक है। विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय का काम जो करना है, मतलब कि एक दूसरे के साथ मिल करके 2 मंत्रालय आपस में काम करें या फिर विभिन्न मंत्रालय आपस में मिलजुल करके काम करें, तो उनके बीच में समन्वय बिठाने का जो काम होता है वह प्रधानमंत्री ही करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है वह मंत्रिमंडल या फिर मंत्रिपरिषद की जब भी बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता जो होती है वह प्रधानमंत्री ही करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से किसी भी मंत्री से त्याग पत्र मांग सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि अमुक मंत्री जो है वह ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उससे उसका त्याग पत्र मांग सकते हैं या फिर राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं कि आप इस मंत्री को जो है पद से हटा दीजिए, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री यदि त्याग पत्र दे दे या फिर उसकी मृत्यु हो जाए तब क्या होगा, प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाएगा और उसी समय जो है लोकसभा का विघटन हो जाएगा, मतलब मंत्रिपरिषद का भी विघटन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लेकिन कोई मंत्री मर जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी दूसरे को मंत्री बना देगा प्रधानमंत्री, है ना। तो इसलिए प्रधानमंत्री श्रेष्ठ होते हैं, ठीक। आगे देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वह मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का काम करते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद कोई निर्णय लेती है या फिर कोई मंत्री कोई निर्णय लेता है, कोई मंत्रालय कोई निर्णय ले रहा है तो उसकी सूचना जो है
प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को जाकर के देते हैं, या फिर सरकार का कोई काम है, कोई कानून सरकार लाने वाली है तो उसकी भी सूचना राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री जो होते हैं अन्य मंत्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। वैसे मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और मंत्रियों सबका स्तर सेम है। ठीक है, वेतनमान वगैरह जितना भी है सब कुछ सेम है, लेकिन जो है प्रधानमंत्री फिर भी बाकी सबसे श्रेष्ठ होते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो अब प्रधानमंत्री के दायित्व के बारे में देख लेते हैं। दायित्व का अर्थ होता है कार्य। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका राष्ट्रपति के संबंध में कार्य। ठीक है, यह आपका अनुच्छेद 78 में दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 78(1) कहता है कि राष्ट्र सरकार के प्रशासनिक निर्णयों तथा प्रस्तावित कानूनों की जानकारी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को दे। मतलब कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सरकार का जो भी निर्णय है या फिर कोई भी प्रस्तावित कानून है तो उसकी जानकारी दें। ठीक है, यह आपका 78(1) में कहा गया है। 78(2) कहता है कि सेम चीज है, लेकिन इस बार कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा सरकार के किसी काम या फिर किसी निर्णय या फिर किसी प्रस्तावित कानून के बारे में जानकारी मांगी जाए तब प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वह राष्ट्रपति को जानकारी उपलब्ध कराएं। ठीक है, और तीसरा है आपका अनुच्छेद 78(3). अनुच्छेद 78(3) कहता है यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है, ठीक है, लेकिन उस निर्णय के संबंध में मंत्रिपरिषद में चर्चा नहीं की गई है राष्ट्रपति के अनुसार, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है जिस पर प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद में, ठीक है, कोई विचार नहीं किया है, तब राष्ट्रपति कह सकते हैं प्रधानमंत्री से कि आप अमुक मंत्री का जो निर्णय है वह मंत्रिपरिषद के समक्ष रखिए, और तब प्रधानमंत्री का दायित्व हो जाता है कि वह उस मंत्री का निर्णय मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करें। ठीक है, यह हो गया आपका अनुच्छेद 78(3). इसके अलावा अब इन तीनों का उद्देश्य क्या है, 78(1) हो, 78(2) हो या 78(3) हो, इन तीनों का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बीच में सामंजस्य बना रहे, समन्वय बना रहे। ठीक, इसके अलावा देख लेते हैं तो प्रधानमंत्री ही जो है राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भी सलाह देते हैं। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि महान्यायवादी हो गया यानी कि अटॉर्नी जनरल हो गए। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं तो CAG यानी कि आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया, ठीक है, जिनको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, CAG। ठीक, इसके अलावा देख लेते हैं तो UPSC के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर उनके जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, तो इन सब के बारे में सलाह, या फिर चुनाव आयुक्त भी है इसमें, तो चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है इन सब के बारे में सलाह जो है प्रधानमंत्री ही देते हैं कि आप अमुक अमुक लोगों का चयन मतलब कि इन पदों पर कीजिए। राष्ट्रपति को ऐसी सलाह जो है प्रधानमंत्री ही देते हैं। ठीक, तो यह जो हो गया राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री का दायित्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं मंत्रिपरिषद के संबंध में PM का क्या दायित्व होता है। तो यह हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि राष्ट्रपति को सलाह देकर के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति जो है वह प्रधानमंत्री ही करवाते हैं, और उनके विभागों का जो बंटवारा होता है या फिर मंत्रालयों का जो बंटवारा होता है वो भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो मंत्रिपरिषद में जो जितने मंत्री होते हैं उनको अपने काम के लिए नीतिगत फैसले लेने में यह जो है सलाह मशवरा देते हैं। ठीक है, और प्रत्येक जो विभाग होता है या मंत्रालय होता है उनके बीच में समन्वय या फिर सामंजस्य बिठाने का भी काम आपका प्रधानमंत्री का ही होता है। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में PM के दायित्व भी हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री का क्या दायित्व होता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि लोकसभा का जो प्रधान नेता होता है वह प्रधानमंत्री ही होता है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति, हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में कि प्रत्येक सत्र, मतलब संसद का जो सत्र है उसको आहूत करने का, मतलब कि संसद का सत्र बुलाने का या फिर सत्रावसान करने का जो अधिकार होता है वह राष्ट्रपति के पास होता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। ठीक है, या फिर संयुक्त अधिवेशन का जो सब में जो संबोधन होता है प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, तो वहाँ पर भी मंत्रिपरिषद ही जो है उनको भाषण लिख करके देती है और वही भाषण जो है वो राष्ट्रपति पढ़ते हैं। ठीक है, वास्तविक रूप में ऐसा ही होता है। आगे देख लेते हैं तो लोकसभा का विघटन करने का निर्णय जो है वह
प्रधानमंत्री ही लेते हैं। मतलब कि अगर त्याग पत्र देना है तो क्या करेंगे, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति से बोलेंगे कि भैया मैं त्याग पत्र देने जा रहा हूँ, आप लोकसभा को विघटित कर दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देते ही लोकसभा विघटित हो जाएगी, मंत्रिपरिषद जो है विघटित हो जाएगी। ठीक है, तो यह भी जो है आपका लोकसभा को विघटन करने का भी जो है शक्ति वह आपका प्रधानमंत्री के पास है। करते जरूर राष्ट्रपति हैं, लेकिन सलाह जो है वह प्रधानमंत्री ही देते हैं, और प्रधानमंत्री अगर सलाह देते हैं तो राष्ट्रपति उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ही संसद के समक्ष सरकार की जितनी भी नीतियां होती है वह प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख ले तो लोकसभा या राज्यसभा में किसी का भी यह सदस्य हो सकता है। मतलब कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वह लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी सदस्य हो सकते हैं, और यदि वो सदस्य नहीं हैं तो पद ग्रहण करने के 6 महीने के अंदर उनको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता जरूर लेनी होती है। ठीक है, अगर वो नहीं लेते हैं तो उनको त्यागपत्र देना उनकी मजबूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आईएएस में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में, पीटी में पूछा जा चुका है कि प्रधानमंत्री को कितने महीने के अंदर जो है लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ले लेनी होती है। ठीक है, बहुत सारे प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो कि राज्यसभा के भी सदस्य थे। जैसे आप इंदिरा गांधी को ले सकते हैं, इंदिरा गांधी जो थी वो राज्यसभा की सदस्य थी। आपके जो मनमोहन सिंह है वह भी असम से राज्यसभा के आप सदस्य थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अन्य शक्तियां एवं कार्य। ठीक है, 3 प्रकार की शक्तियां हम लोग, 3 प्रकार का दायित्व हम लोगों ने देख लिया। अब अन्य क्या क्या शक्तियां होती है प्रधानमंत्री के पास वो भी देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो इन पदों पर रहते हुए, अध्यक्ष के पद पर रहते हुए भी इनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, और इन सब परिषदों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त देने में जो है प्रधानमंत्री की ही भूमिका होती है। वैसे करते सारा विदेश मंत्री हैं, लेकिन उनको सलाह जो है वो प्रधानमंत्री ही देते हैं, और प्रधानमंत्री की सलाह से ही जो है विदेश मंत्री सारा विदेश नीति तैयार करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र वगैरह जो होता है, उस पर संयुक्त राष्ट्र का फोरम होता है, या फिर आपका जो आपका ब्रिक्स का फोरम है, या फिर आपका बाकी सब जितना भी G20 है, G7 है, जहाँ पर भी प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ पर देश का पक्ष जो है वो प्रधानमंत्री ही रखते हैं। ठीक है, तो देश का पक्ष भी रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। इसके अलावा देख लेते हैं तो केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता जो होता है वह प्रधानमंत्री ही होता है। वैसे जो आप प्रवक्ता टीवी पर देखते हैं संबित पात्रा और बाकी सबको तो जोकर हैं, उनका वैल्यू मत कीजिए। जो प्रमुख प्रवक्ता होते हैं सरकार के वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री से जब जनता सवाल करती है या फिर विपक्ष कोई मुद्दा उठाती है और सवाल करती है तो प्रधानमंत्री ही जो है वह संसद में जा करके और जवाब देते हैं, या फिर मीडिया कोई सवाल करती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सरकार के जो मुख्य प्रवक्ता होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो आपातकाल के दौरान जो है राजनीतिक तौर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख कौन होता है, तो वह प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, वैसे संवैधानिक रूप से तो आपका राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो उस आपातकाल के दौरान जो काम होते हैं, मतलब कि जहाँ भी आपातकाल लगा हुआ है या फिर राष्ट्रीय आपातकाल यदि होता है तो वहाँ पर प्रशासन जो है वह कौन चलाता है, प्रधानमंत्री ही चलाता है, और जो आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख जो है वह प्रधानमंत्री ही होता है। वैसे संवैधानिक प्रमुख हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन होता है, या फिर संवैधानिक प्रमुख कह सकते हैं, या फिर जो चीफ कमांडर होता है वह कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर राजनीतिक प्रमुख देखा जाए तो वो कौन होता है, मोदी जी, सॉरी प्रधानमंत्री ही होता है। मोदी जी हैं इसलिए मोदी जी निकल गया मुंह से। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या फिर आपका जो एयर स्ट्राइक हुआ, वो सब का इजाज़त किसने दिया, मोदी जी ही नहीं तो दिया। प्रस्ताव भले ही सेना ने रखा लेकिन इजाज़त किसने दिया, मोदी जी ने दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो राजनीतिक प्रमुख होता है वह कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। जो आपके परमाणु हथियार होते हैं, देश के जितने भी परमाणु हथियार हैं उनका जितना भी फाइनल अथॉरिटी उसको चलाने की, प्रयोग करने की जिसके पास है वह प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, वैसे राष्ट्रपति की सलाह से करता है और बाकी संसद से सलाह लेकर के करने का प्रावधान है, लेकिन जो वास्तविक रूप से
आपका शक्ति होता है वह प्रधानमंत्री में ही निहित होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो विभिन्न राज्य सरकारों के साथ, मतलब कि केंद्र सरकार का विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सामंजस्य बिठाना, या फिर दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच आपसी सामंजस्य बिठाने का काम जो है प्रधानमंत्री ही करते हैं। आजकल देख रहे होंगे कोविड-19 के टाइम में मोदी जी जो है बराबर सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते रहते हैं, वो आपका वीडियो कॉलिंग के द्वारा आपका टीवी में भी आते रहता है। तो इस प्रकार से सारे राज्यों के बीच में जो सामंजस्य बिठाने का काम करते हैं वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रधानमंत्री के सारे कार्य एवं दायित्वों के बारे में देख लिया। अब देख लेते हैं शपथ के बारे में, पदावधि के बारे में और वेतन के बारे में। तो शपथ जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। ठीक है, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं पदावधि के बारे में। तो कार्यकाल जो है वो संवैधानिक रूप से निश्चित नहीं है जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत हासिल है, और जब तक वो बहुमत प्राप्त दल का नेता है तब तक वो प्रधानमंत्री पद पर बना रह सकता है। ठीक है, और वैसे तो 5 साल के बाद चुनाव होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं वेतन एवं भत्ते। तो संसद सदस्य को जो भी वेतन एवं भत्ता प्राप्त होता है वही प्रधानमंत्री को भी प्राप्त होता है। ठीक है, जनरली वही प्रधानमंत्री को ही प्राप्त होता है, और ये वेतन और भत्ता तय कौन करता है? तो संसद ही करती है। समय समय पर जो है संसद इसमें फेरबदल करती रहती है। ठीक है, वैसे मैंने इंटरनेट पर चेक किया था तो मोदी जी को वर्तमान में जो है आपका 50,000 रुपये उनका बेसिक वेतन है, और सारा भत्ता वगैरह मिला करके जितना भी भत्ता है आपका वो सारा मिला करके 1,60,000 रुपया उनका टोटल वेतन है आज के डेट में। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो पीएम की भूमिका के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं भारतीय पीएम के बारे में, तो वो देख लेते हैं। लॉर्ड मार्ले ने कहा है कि समान के बीच में प्रथम, या फिर कैबिनेट रूपी चाय का प्रस्तर। ठीक है, समान के रूप में प्रथम कहने का मतलब है कि मंत्रिपरिषद में जितने मंत्री होते हैं उन सब के रूप में देखा जाए तो संवैधानिक रूप से जो प्रधानमंत्री का जो लेवल होता है वह एक तरह से बराबर ही होता है। ठीक है, लेकिन समान है, स्तर समान है, लेकिन फिर भी सबसे प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि समान के बीच में प्रथम। ठीक है, इसके अलावा कहा गया है कैबिनेट रूपी चाय का प्रस्तर, मतलब कि अगर सारे मंत्री को हम लोग इंग्रेडिएंट मान ले, किसी को पानी मान ले, किसी को चाय पत्ती मान ले, किसी को चीनी मान ले, किसी को दूध मान ले, ठीक है, किसी को अदरक मान ले, इलायची मान ले, तो क्या होगा कि जिस बर्तन में वो चाय बन रहा है वो कौन है? प्रधानमंत्री है। ठीक है, मतलब कि मंत्रिपरिषद जो होता है उसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, यह कहने का मतलब है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हर्बर्ट मॉरिसन ने क्या कहा है कि सरकार के मुखिया के रूप में सबसे प्रमुख होता है प्रधानमंत्री का पद, लेकिन वर्तमान समय में इसकी भूमिका जो है वो बदल गई है। ठीक, आगे देख लेते हैं। सर विलियम बर्नर हार्टकोट ने प्रधानमंत्री को तारों के बीच में चंद्रमा की संज्ञा दी है। ठीक, आगे देख लेते हैं। जेनिंग्स ने क्या कहा है? तो जेनिंग्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो सूर्य के समान है और बाकी जो मंत्री हैं वो ग्रहों के समान उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एच जे लास्की का कहना है कि कैबिनेट के जीवन और कैबिनेट की मृत्यु का जो भी कारण होता है वह प्रधानमंत्री होता है, उसका केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट के निर्माण, जीवन तथा मृत्यु का केंद्र बिंदु जो होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। आगे देख लेते हैं। तो एच आर जी ग्रीव्स ने कहा है कि सरकार देश की प्रमुख होती है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो मुनरो ने क्या कहा है? मुनरो ने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है। ठीक, इसके अलावा रैमजे म्योर ने प्रधानमंत्री को राज्य के जहाज का मल्लाह कहा है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पीएम की भूमिका के बारे में विभिन्न विदेशी विद्वानों का क्या कहना है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं वो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने। वैसे कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जो कि प्रधानमंत्री आगे चल करके बने? तो इसमें आपके मोरारजी देसाई हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, वीपी सिंह हैं, देवगौड़ा का तो नाम ही लेने में मतलब हरदन हल्ली डुड्डे गौरा देवगौड़ा, मतलब कि HD देवगौड़ा। ठीक है, तो देवगौड़ा जी हैं, नरसिम्हा राव जी हैं और अपने प्रिय मोदी जी हैं। ठीक है, मेरे तो प्रिय हैं, आपके हैं कि नहीं पता नहीं, मेरे प्रिय मोदी जी। ठीक,
आगे देख लेते हैं तो मोदी जी जो हैं वह देश के 17वें प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। वैसे व्यक्तिगत क्रम के रूप में देखें, ठीक है, तो ये 15वें प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। व्यक्ति क्रम के रूप में 15वें हैं और वैसे 17वें प्रधानमंत्री हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रधानमंत्री के बारे में सब कुछ देख लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में और उप प्रधानमंत्री के बारे में। छोटा छोटा टॉपिक है, ज़्यादा मंत्रिपरिषद तो खैर है, बड़ा टॉपिक है, लेकिन उप प्रधानमंत्री में कुछ खास नहीं है, 2-4 पॉइंट है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। आइए आइए अब देख लेते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स तो हम लोगों ने देख लिए हैं, बाकी देख लेते हैं। तो मंत्रिपरिषद जो होता है उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है आपका कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है आपका राज्य मंत्री और तीसरा होता है आपका उप मंत्री, ठीक है। और राज्य मंत्री जो होते हैं उनको भी 2 भागों में बांटा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। पहला है आपका वैसे राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है और दूसरा है वैसे राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं आपका मूल संविधान में कैबिनेट मंत्री या फिर कैबिनेट शब्द का कोई जिक्र नहीं था, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह शब्द जो है अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया और आपातकाल की सिफारिश पर कैबिनेट का हस्ताक्षर अनिवार्य किया गया, ठीक है। तो यह जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद 352 में कि जब आपातकाल लगाया जाएगा, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में है, तो आपका राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जाएगा तो आपातकाल का जो सलाह दिया जाता है राष्ट्रपति को या फिर जो लेटर भेजा जाता है तो उस पर मंत्रिपरिषद का मतलब कि आपका कैबिनेट का जो सिग्नेचर है वह आवश्यक हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो कैबिनेट मंत्री में मंत्रिपरिषद के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण मंत्री आप कह सकते हैं कि रेलवे मंत्री हो गए, आपके डिफेंस मिनिस्टर हो गए, रक्षा मंत्री जिनको कहते हैं, फिर आपके कह सकते हैं कि गृह मंत्री हो गए, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री जो भी होते हैं वो कैबिनेट के सदस्य होते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो इन्हें मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की सभी बैठक में शामिल होने का अधिकार होता है। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वह मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल दोनों में अंतर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो प्रत्येक की बैठक में शामिल होने का इनको अधिकार होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं राज्य मंत्री के बारे में। तो तकनीकी मंत्री तौर पर जो होता है ये भी कैबिनेट मंत्रियों के समान ही होते हैं, मतलब वेतन भत्ता वगैरह जो भी होता है वो सब योग्यता वगैरह वो सब कुछ समान ही होता है, ठीक है। लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में ये सामान्यतः शामिल नहीं होते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में ये सामान्यतः शामिल नहीं होते हैं यदि स्वतंत्र प्रभार वाला कोई मंत्री राज्य मंत्री है और उसके विभाग से संबंधित किसी मैटर पर बहस होनी है, विचार होना है, तब उसको विशेष आमंत्रण दिया जाता है और तब वो बैठक में भाग लेता है, ठीक है। यह याद रखिएगा। अब राज्य मंत्री जो है वो 2 प्रकार का होता है, स्वतंत्र प्रभार और जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं है। तो जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है वह अपने विभाग के जिस विभाग का उनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है या फिर जिस मंत्रालय का उनको स्वतंत्र प्रभार दिया होता है उसके वो प्रमुख होते हैं, ठीक है। और ये जो आपके हैं जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं है वो अपने विभाग के प्रमुख नहीं होते हैं, ठीक है। ये कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं, ठीक। आगे देख लेते हैं उप मंत्री के बारे में। तो ये जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन होकर के कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? कैबिनेट मंत्री या फिर जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री है उनके अधीन होकर के कार्य करते हैं आपके उप मंत्री, ठीक है। और कोई नया मंत्री आता है तो उसको मंत्रालय से संबंधित कार्य सिखाने हेतु जो है मुख्यतः इनका प्रयोजन होता है, ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं। तो ये अपने विभाग के स्वतंत्र प्रमुख नहीं होते हैं, यह याद रखिएगा, ये अपने विभाग के स्वतंत्र प्रमुख नहीं होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वर्गीकरण समझ लिया होगा, किस प्रकार से मंत्रिपरिषद का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक। अब आते हैं और देख लेते हैं मंत्री पद की अर्हताओं के बारे में, मतलब योग्यताओं के बारे में, ठीक है।
तो जो एक संसद सदस्य बनने के लिए योग्यता होती है, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो भी योग्यता होती है, सेम योग्यता मंत्री पद की भी होती है, ठीक है। और एक शर्त यह है कि किसी न किसी सदन का, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन का उसको सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है। यदि वो सदस्य नहीं होता है, किसी भी मतलब लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है, तो मंत्री पद धारण करने के 6 माह के अंदर, जैसा प्रधानमंत्री में हम लोगों ने पढ़ा था वैसा ही यहाँ पर भी है कि 6 माह के अंदर उनको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होती है, ठीक है। जैसे अभी उदाहरण के लिए बता दूँ तो आपके जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, आप लोगों ने देखा कि हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिर से आपका सुषमा स्वराज जी बनेंगी विदेश मंत्री, लेकिन उनकी तबीयत शायद खराब थी और अचानक से एस जयशंकर को बुला करके और प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री बना दिया, ठीक है। वो पूर्व राजदूत रह चुके थे, उनको विदेश मामलों का बहुत ज़्यादा अनुभव था, इसलिए प्रधानमंत्री ने उनको बना दिया, एस जयशंकर जी को बना दिया। लेकिन वो क्या थे, वो न लोकसभा के सदस्य थे और न राज्यसभा के सदस्य थे, इसलिए बाद में उनको गुजरात से शायद राज्यसभा का चुनाव लड़वा करके और जिताया गया और उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया 6 माह के अंदर, ठीक है। तो यह लेटेस्ट उदाहरण था आपका। आगे देख लेते हैं मंत्रियों के उत्तरदायित्व के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो मंत्रियों का 2 प्रकार का उत्तरदायित्व होता है, एक होता है सामूहिक उत्तरदायित्व और एक होता है आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, ठीक है। तो आपका सामूहिक उत्तरदायित्व का चर्चा जो है आपका अनुच्छेद 75(3) में किया गया है और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मंत्रिपरिषद जो होती है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। और यदि मंत्री राज्यसभा के भी सदस्य हैं, ये भी याद रखिएगा, यदि मंत्री राज्यसभा के सदस्य भी हैं तो भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होने के नाते वो भी जो है वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होंगे, ठीक है, यह याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो कैबिनेट का कोई निर्णय जो होगा, कैबिनेट का कोई भी निर्णय होगा वो आपका मंत्रिपरिषद का सामूहिक निर्णय माना जाएगा। कैबिनेट का कोई भी निर्णय जो होगा वो मंत्रिपरिषद का मतलब कि सामूहिक निर्णय माना जाएगा और प्रत्येक मंत्री वह निर्णय मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। यदि कोई मंत्री उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह अपना इस्तीफा दे सकता है, क्योंकि संसद में जाकर के वो अपने ही मंत्रिपरिषद के खिलाफ तो वोटिंग करेगा नहीं ना, तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, ठीक है। और ऐसा उदाहरण पहले भी मिला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1953 में हिंदू कोड बिल के मामले में आपका मतभेद हो जाने के कारण इस्तीफा दिया था। इसके अलावा देखते हैं तो सी.डी. देशमुख ने राज्यों के पुनर्गठन मामले में मतभेद होने पर अपना इस्तीफा दिया था। इसके अलावा 1986 में आरिफ मोहम्मद ने भी आपका मुस्लिम महिला तलाक से बचाव अधिनियम 1986 के मामले पर मतभेद होने के कारण अपना इस्तीफा दिया था। शायद मेरे हिसाब से अभी याद तो नहीं है, लेकिन शायद ये जो आरिफ मोहम्मद है वो अभी केरला के राज्यपाल हैं और ये जो है राजीव गांधी सरकार में मंत्री थे, ठीक है। शाहबानो का जब मामला हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था तो उस निर्णय को पलटने के लिए ये बिल लाया गया था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने के लिए, ठीक है। ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया था, निर्णय दिया था और राजीव गांधी जो कि मुस्लिमों के फेवर में वो बोलना चाहते थे, थोड़ा सा तुष्टीकरण की राजनीति वहाँ कह सकते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलटने का फैसला किया था और इसलिए मुस्लिम होते हुए भी आरिफ मोहम्मद ने इस्तीफा दे दिया था अपना, ठीक है। तो आगे देखते हैं वैयक्तिक उत्तरदायित्व। वैयक्तिक उत्तरदायित्व मैं पहले भी बता चुका हूं कि व्यक्तिगत रूप से जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर बने रहते हैं। वैसे तो वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, लेकिन संविधान में तो यही दिया हुआ कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं, इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, ठीक। आगे देख लेते हैं मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में। तो वैसे तो संविधान में, मूल संविधान में कुछ इसके बारे में जिक्र नहीं था, लेकिन 51वां मतलब कि 91 ST कह सकते हैं, 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है यह निर्णय लिया, मतलब यह संविधान में जोड़ा गया। आपका क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 75(1) में क जोड़ा गया, ठीक है। और
यह तय कर दिया गया कि जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा वह लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% होगा। ठीक है, और अब आप निकाल सकते हैं लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 15% निकाल लीजिए, तो आपका वर्तमान में जो है आपका 83 सदस्य हो सकते हैं मंत्रिपरिषद में। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो किचन कैबिनेट के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जो है यह कोई संवैधानिक पद नहीं है, मतलब संवैधानिक कोई निकाय नहीं है, आपका संविधानेतर निकाय है, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम में बड़ा फेमस हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम में बड़ा फेमस हुआ था, जब इमरजेंसी लगा था तब संजय गांधी जो थे, ऐसा कहा जाता है जब संजय गांधी जो थे वह किचन कैबिनेट चला रहे थे। ठीक है, और सारा निर्णय जो है वो किचन कैबिनेट ही ले रही थी आपातकाल के दौरान। तो उसमें क्या होता है कि कुछ प्रमुख मंत्री होते हैं जो कि प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र मंत्री होते हैं, उसके अलावा उनके रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, जिनको भी वो शामिल करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं किचन कैबिनेट। ठीक है, आगे देख लेते हैं मंत्रिमंडल की भूमिका। मंत्रिमंडल की भूमिका के बारे में यदि देखें तो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था जो होती है वह मंत्रिमंडल ही होती है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो केंद्र सरकार का मुख्य नीति निर्धारक अंग जो है वो भी मंत्रिमंडल ही है। ठीक, आगे देख लेते हैं तो केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी होती है यह, और केंद्रीय प्रशासन की मुख्य समन्वयक भी होती है। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन में समन्वय की जो सारी व्यवस्था होती है वह मंत्रिमंडल ही करती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति का सलाहकारी यह होता है, मंत्रिपरिषद जो होता है वह राष्ट्रपति का सलाहकारी होता है। हम लोग 75(3) देख चुके हैं, अनुच्छेद आपका देख चुके हैं, इसके बारे में अनुच्छेद याद नहीं आ रहा है शायद। तो राष्ट्रपति की सलाहकारी होती है यह। ठीक है, और इसका निर्णय जो होता है, मंत्रिपरिषद का जो निर्णय होता है वह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है। ठीक है, आपका अनुच्छेद संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं मुख्य आपदा प्रबंधक होती है। मंत्रिपरिषद जो होती है वही मुख्य आपदा प्रबंधक भी होती है। किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा हो तो उसमें निर्णय लेने का कार्य कौन करती है? आपकी मंत्रिपरिषद ही करती है। ठीक है, मंत्रिमंडल ही करती है। आगे देख लेते हैं तो विधायी जो कार्य हो, कोई भी कानून संबंधी कार्य हो या फिर वित्तीय कार्य हो, विदेशी मामले हो, ठीक है, या फिर संवैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित मामला हो, तो इन सब में जो है निर्णय लेने का हक किसका होता है? मंत्रिमंडल का ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने मंत्रिमंडल की भूमिका के बारे में देख लिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं और देख लेते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आप सीधा सीधी समझिए कि आपका कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सबको मिला दें तो ये मंत्रिपरिषद हो गया। ठीक है, और यदि केवल कैबिनेट मंत्री की चर्चा करें तो कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह होता है उसको मंत्रिमंडल कहते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद में आपके सभी मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, तो उनकी संख्या जो है आपका, जैसा मैंने बताया, अधिकतम 15% तक हो सकती है लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के। ठीक है, और कैबिनेट में क्या होता है, कैबिनेट मंत्री या फिर मंत्रिमंडल में क्या होता है कि केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मंत्री होते हैं, जो भी मुख्य मंत्री होते हैं, जिनको भी मुख्य मंत्रालय दिया जाता है, वही केवल उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो यह मुख्य अंतर है। ठीक है, इसके अलावा आगे देख लेते हैं तो सरकारी कार्यों के लिए एक साथ बैठक नहीं करती है कौन? मंत्रिपरिषद जो है एक साथ बैठक नहीं करती है सरकारी कार्यों के लिए। मतलब कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री जो है वो हमेशा एक साथ नहीं बैठते हैं। कभी कभार बहुत विशेष मुद्दा हुआ तभी जा करके बैठते हैं, वैसे नहीं बैठते हैं। लेकिन जो मंत्रिमंडल है उसकी बैठक सामान्यतः जो है महीने में 2-3 बार हो जाती है या फिर सप्ताह में 1 बार हो जाती है। ठीक है, और वो सरकारी मामलों पर निर्णय लेती है। ठीक है, तो ये भी एक अंतर है। इसके अलावा देख लेते हैं तो मंत्रिपरिषद के भी जो कार्य होते हैं उनका निर्धारण कौन करती है? मंत्रिमंडल ही करती है। ठीक, आगे देख लेते हैं तो मंत्रिपरिषद से राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती है कौन? मंत्रिमंडल देती है, और सभी मंत्रियों पर यह जो है बाध्यकारी होता है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल जो है वह मंत्रिपरिषद से ऊंचा स्तर का होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल जो है वह मंत्रिपरिषद का भाग होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद जो होता है वो मंत्रिमंडल का भाग नहीं होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो मंत्रिपरिषद जो है वो एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन आपका अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। लेकिन इसका वर्गीकरण जो हमने पढ़ा है अभी, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के रूप में, तो मंत्रिपरिषद का वर्गीकरण जो है
वो संविधान में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो मंत्रिमंडल के बारे में हम लोग देखा कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में यह शब्द जो है जोड़ा गया है आपातकाल के संबंध में। ठीक, आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 88 के बारे में। तो प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 88 के तहत कहा गया है कि किसी भी मंत्री को जो है आपका संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी में भी आपका बोलने का और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान वो सिर्फ उसी सदन में करेगा जिसका वो सदस्य है। ठीक है, मतलब लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा में ही मतदान करेगा, राज्यसभा में नहीं करेगा। यदि राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में ही मतदान करेगा, लोकसभा में नहीं करेगा। बाकी बैठक में भाग ले सकता है दोनों सदनों में और बोल भी सकता है दोनों सदनों में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो कोई भी मंत्री जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है, और यदि किसी संसदीय समिति का वो सदस्य है तो उसकी भी बैठक में भाग ले सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 88 के तहत यही भी है। आगे देख लेते हैं। तो मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति। 42वें एवं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दी गई। मतलब कि मंत्री परिषद यदि कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति जो है उसको मानने के लिए बाध्य होता है। 42वां और एवं 44वां संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया। आगे देख लेते हैं। तो मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जो जांच है वह कोई भी न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मंत्रियों के बीच और राष्ट्रपति के बीच जो है गोपनीयता बनी रहे। ठीक है, कोई मान लिया कि रक्षा से संबंधित कोई सलाह दे रहा है रक्षा मंत्री आपका राष्ट्रपति को, और उस पर जो है विपक्ष बोले कि नहीं भैया इसकी जांच होनी चाहिए न्यायालय के द्वारा, तो ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। न्यायालय जो है उसकी जांच नहीं कर सकती है। आगे देख लेते हैं। तो 1974 में न्यायालय ने ऐसा कहा था कि जब भी संविधान को राष्ट्रपति की संतुष्टि की जरूरत होगी, किसी भी मामले में राष्ट्रपति की संतुष्टि की आवश्यकता होगी, तब राष्ट्रपति की संतुष्टि जो है वह मंत्रिपरिषद की ही संतुष्टि मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वह मंत्रिपरिषद की सहायता से ही अपना कार्य करता है और अपने कर्तव्यों को अंजाम देता है, अपने शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रधानमंत्री के बारे में देख लिया, मंत्रिपरिषद के बारे में देख लिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और उप प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की कोई भी चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, यह जो है एक संविधानेतर पद है। जो भी पद है या फिर कोई भी कानून है जिसकी संविधान में चर्चा नहीं की गई है तो वो उसको संविधानेतर कहते हैं। ठीक है, संविधान से इतर। ठीक है, संविधान जोड़ इतर मतलब संविधान इतर, संविधानेतर। ठीक है, अब उप प्रधानमंत्री के बारे में देखें तो आज़ाद होते ही जो है पहले ही जो कैबिनेट था हमारा आपका जवाहरलाल नेहरू का जो कैबिनेट था, उसी में उप प्रधानमंत्री के रूप में हम सब लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कार्य किया था 1947 से लेकर के 1950 तक। ठीक है, उसके बाद 1967 तक जो है कोई भी आपका उप मुख्यमंत्री का पद नहीं हुआ। उसके बाद आपका मोरारजी देसाई 1967 में उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। फिर जो है चौधरी चरण सिंह बनाए गए, और इमरजेंसी के तुरंत बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तब दो उप प्रधानमंत्री थे, आपके चौधरी चरण सिंह भी थे और जगजीवन राम भी थे। ठीक है, तो संयुक्त रूप से दो उप प्रधानमंत्री उस समय थे। ठीक है, इसके बाद आपका यशवंत राव चौहान जी बनाए गए, फिर देवीलाल जी बनाए गए, दो बार देवीलाल जी बनाए गए। ठीक है, और उसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में आपके लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वह उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो उप प्रधानमंत्री का पद जो है प्रधानमंत्री के बाद द्वितीय माना जाता है। यह कोई संविधान में ऐसा नहीं दिया हुआ है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसा माना जाता है। ठीक है, बाकी कोई भी शक्ति एक्स्ट्रा नहीं है। जो मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के पास शक्ति होती है, सेम शक्ति यहाँ पर भी है। सारा कुछ सब कुछ सेम होता है। ठीक है, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया जाता है कि हाँ भाई प्रधानमंत्री के बाद आपका दूसरा स्थान है। ठीक है, इसके अलावा कुछ खास नहीं होता है। प्रधानमंत्री का पद रिक्त होने पर यह जो है प्रधानमंत्री की जगह भी नहीं ले सकता है जब तक कि सारा आपका पूरा दल जो है वो चुन करके इनको अपना नेता नहीं बना लेता है, तब तक नहीं होगा। ठीक है, तो इसके पास कुछ खास शक्ति नहीं होती है। केवल जो है राजनीतिक उद्देश्य से, मान लिया कि गठबंधन की सरकार है। ठीक है, मान लिया कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हो गया और बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है, बड़ा कम सीट आया है, तो क्या करेगी बीजेपी?
दूसरे दल से सहयोग ले, जेडीयू का मान लिया कि ले लेगी और बोले कि भैया आपका जो है हम उप प्रधानमंत्री बना देते हैं। जैसे यदि राज्य में देखें तो अभी देख लीजिए, बिहार में ही देख लीजिए आप कि बीजेपी का उप प्रधानमंत्री है, जेडीयू का आपका मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री बना दिया गया बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के आपके सहयोग के बिना नीतीश कुमार जो है वो रह ही नहीं सकते हैं मुख्यमंत्री, है ना, मतलब कि उनकी सरकार ही गिर जाएगी। तो इस प्रकार से राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जो है यह किया जाता है, राजनीतिक उद्देश्यों से उप प्रधानमंत्री पद का जो है सृजन किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। या फिर जो जवाहरलाल नेहरू ने किया था वह आपका इसलिए किया था क्योंकि कांग्रेस का जितना भी परिषद था, पूरे देश भर में कांग्रेस का जितना भी आपका क्षेत्रीय परिषद था, सब ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही चुना था प्रधानमंत्री पद के लिए। वो तो गांधी जी की मेहरबानी थी कि उन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू का पक्ष लिया और जवाहरलाल नेहरू आपके प्रधानमंत्री बन गए पहले, वरना वो नहीं बनते। सब लोगों ने, पूरे कांग्रेस ने जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही चुना था और उन्होंने भी गांधी जी की इज्जत रखते हुए, उनका सम्मान रखते हुए जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने दिया। ठीक है, यदि वल्लभ भाई पटेल बन गए होते प्रधानमंत्री तो बात कुछ और होती, कश्मीर का विवाद शायद नहीं होता, कुछ मतलब देश की स्थिति अलग हो सकती थी, ऐसा मेरा मानना है। जरूरी नहीं कि यह आप भी माने, ठीक है। और यहाँ पर मुझे बोलना भी नहीं चाहिए था, लेकिन मैं तो, आप जानते हैं कि बोलने लगता हूँ तो बोलता ही रह जाता हूँ, सच बोलने में मैं घबराता नहीं हूँ, इसलिए अच्छा लगे तो ठीक, नहीं अच्छा लगे तो इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो कोई कांग्रेसी हो, यदि अच्छा नहीं लगे तो बुरा मत मानिएगा, इग्नोर करके चलिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। लास्ट में जाते जाते कहूँगा कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और 66th बीपीएससी का बैच मेरा शुरू हो चुका है तो उसमें ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि किस प्रकार से ज्वाइन होना है, ठीक है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।